नमस्कार मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, मैं सूरज सिंह। आज हम लोग पिछले वीडियो की तरह हमारा जो पिछला वीडियो संधि प्रकरण पे था, हिंदी ग्रामर का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था संधि प्रकरण। पिछला वीडियो हमने संधि के बारे में भेजा था, संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है। उसी क्रम में हमने स्वर संधि के बारे में बताया था कि स्वर संधि जो 5 प्रकार की होती है, पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि और तीसरा होता है वृद्धि संधि, अयाज संधि, यण संधि। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि की जो पहली संधि है दीर्घ संधि के बारे में, कि दीर्घ संधि क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए, वो मतलब समझ में आए और इसके बारे में आप अपने विचार मुझसे पहुंचा सकें। तो इसलिए मेरा आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आइए हम लोग अपने इस संधि प्रकरण पे चलते हैं। संधि क्या होती है और संधि दीर्घ संधि क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो दीर्घ संधि की जो सूत्र होता है, उसका सूत्र क्या होता है। पहला उसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। इसका सूत्र है, इस सूत्र में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। दीर्घ संधि के बारे में बताया गया हो, उसका एक्सप्लेन आगे हमने किया है, अभी आप लोगों को हम समझाएंगे। तो दीर्घ संधि की परिभाषा होती है अकः सवर्णे दीर्घः। तो अकः मतलब क्या होता है, अक एक प्रत्याहार होता है। हमने पिछले वीडियो बताया था कि माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनाए गए। उसी में से एक प्रत्याहार है जिसका नाम है अक, अक प्रत्याहार। तो उसी अक की बात हो रही है कि अकः सवर्णे दीर्घः, यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उसी का अगर सवर्णी यानी समान वर्ण दोबारा आता है तो दोनों के स्थान पे दीर्घा मतलब दीर्घ रूप एक आदेश हो जाता है। तो अकः सवर्णे का मतलब अक प्रत्याहार का सवर्णी वर्ण अगर आता है तो दोनों के स्थान पे दीर्घ रूप एक आदेश हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे हो गया, फिर जैसे अब अक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अकः के अंतर्गत आता है छोटा आ, छोटी आ, ई, उ, री और ली। ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आ, ई, उ, री और री। तो ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूप इसका आता है। तो आ, ई, उ और री के बाद यानी इन 5 वर्णों के बाद यदि सवर्ण यानी समान वर्ण, समान उच्चारण वाला वर्ण, समान स्वर वर्ण आवे तो पूर्व और पर यानी पहले वाले और बाद वाले दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ वर्ण रूप एक आदेश हो जाता है। तो परिभाषा बहुत ही साधारण है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे जरूर समझ में आएगा। यानी आ, ई, उ, री और ली के बाद यदि सवर्ण यानी समान स्वर आवे तो पूर्व एवं पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ वर्ण रूप एक आदेश हो जाता है। इसको और सरल रूप से हमने समझाया है, जैसे दूसरे रूप में समझेंगे। आ, ई, उ, री और ली के बाद क्रमशः यदि पुनः आ, ई, उ और री स्वर आवे तो दोनों वर्णों के स्थान पे दीर्घ वर्ण रूप एक आदेश हो जाता है। तो अभी इसको उदाहरण से आप लोग समझ जाएंगे, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा श्रीसा, श्रीसा का हमने जब विच्छेद किया तो हो गया श्री प्लस ईसा। अब देखिए यहाँ भी बड़ी ई है, यहाँ भी बड़ी ई है, यानी इसको हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ भी बड़ी ई, यहाँ भी बड़ी ई, और दोनों के स्थान पे एक आदेश होगा यानी एक दीर्घ रूप आदेश होगा। तो इस बड़ी और इस बड़ी के स्थान पे एक बड़ी यहाँ पे आदेश हो गया। तो आपका शब्द बन गया श्रीसा। फिर दूसरा शब्द है विष्णुदया। विष्णुदया में जब विच्छेद करेंगे तो विष्णु प्लस उदया। अब देखिए यहाँ भी छोटा उ का मात्रा लगा है, यहाँ छोटा उ लिखा हुआ है, तो दोनों जगह पे छोटा उ आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है छोटा उ प्लस छोटा उ। इसके स्थान पे एक बड़ा उ आदेश हो गया तो हो गया विष्णुदया, जैसा कि यहाँ पे बड़ा उ का मात्रा लगा हुआ है। फिर तीसरा एग्जाम्पल है दैत्यारी। दैत्यारी का मतलब दैत्य प्लस हरि। तो यहाँ पे देखिए छोटा आ का मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पे छोटा आ है, तो दोनों छोटा आ के स्थान पे एक बड़ा आदेश हो गया, तो यहाँ पे शब्द बन गया दैत्यारी। फिर इसी तरह से आगे एग्जाम्पल है हरीसा। मान लीजिए हरीश शब्द है, तो हरीश का जब विच्छेद करेंगे तो बनेगा हरी प्लस ईसा। यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे बड़ी ई है, यहाँ पे छोटी यहाँ पे बड़ी, लेकिन दोनों वर्ण के स्थान पे एक बड़ी ई आदेश हो गया तो बन गया हरीश।
शब्द बन गया हरीश। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है गिरीश। गिरीश में क्या है, गिरी प्लस ईश। यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे बड़ी ई है, छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पे एक बड़ी ई आदेश हो गया तो शब्द बन गया गिरीश। तो इस तरह से ये दीर्घ संधि की परिभाषा बहुत ही आसान है, साधारण है। अगर आप लोग इसको क्रमशः पूरा समझेंगे धीरे धीरे तो जरूर आपको समझ में आएगा। हमने जैसा सूत्र बताया, सूत्र की जो उसकी व्याख्या थी, व्याख्या बताया, फिर उसके और सरलतम रूप में उसकी परिभाषा दी, उसके एग्जाम्पल करके बताया। तो अगर आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरा वीडियो ये पसंद आएगा। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, ताकि आप सभी लोग दीर्घ संधि को अच्छे से अच्छे जान सकें और इस अपनी हिंदी भाषा के व्याकरण को, संस्कृत भाषा के व्याकरण को देश के कोने कोने तक पहुंचा सके और अपने संस्कृत और हिंदी विद्यार्थी होने का एक मतलब जो हम लोगों का जो हिंदी और संस्कृत का विद्यार्थी होने का जो कर्तव्य है उसको पूर्ण कर सकें। तो एक इस तरह से दीर्घ संधि की परिभाषा इतनी ही है और ये मतलब हमने सरल से सरल रूप में लिखने का प्रयास किया है। तो अंत में आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को मेरा ये दीर्घ संधि की परिभाषा के बारे में जो बताया गया व्याख्या है, उसके सूत्र हैं, एग्जाम्पल हैं, अगर आप सभी को समझ में आए हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई कमी दिखाई दे तो प्लीज कमेंट में लिख के मुझे बताएं, जिससे कि मैं उसमें सुधार कर सकूं और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों की सेवा में ला सकूं। तो इस तरह से दीर्घ संधि की परिभाषा आज जितनी ही थी। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए एक संधि की व्याख्या हम आप लोग की सेवा में लाते रहेंगे। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मेरे सारे वीडियो देखिए, जिससे आपको हिंदी और संस्कृत ग्रामर के बारे में अच्छे से जानकारी हो सके और मैं अपने इस वीडियो को और अच्छे से अच्छे रूप में आपकी सेवा में ला सकूं। बस, धन्यवाद।